हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे। और हम लोग भी बिहार एसएससी का तैयारी डेली अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जितने भी टेस्ट सीरीज डाले जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के बुक से, एडिटोरिया के बुक से डाले जा रहे हैं। तो आप लोग बिहार एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, बिहार एसएससी का एग्जाम बहुत ही जल्द फरवरी लास्ट या मार्च में हो जाएगा। आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर बनाएं। जितना आप लोग टेस्ट सीरीज बनाइएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट होइएगा। और जल्दी अगर आपको तैयारी करना है और आपको सिलेक्शन लेना है तो एक टेस्ट सीरीज जरूर देना पड़ेगा। ये आप एक नियम बना लीजिए, एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग प्लेटफॉर्म के ये जो नया वाला बुक है, इससे टेस्ट सीरीज 5 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। बिहार एसएससी की बुक है स्पेशल, इसे टेस्ट सीरीज 5 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? 2009 से 2010 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। तो ग्राम सभा के बारे में कितना में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 में दिया गया है, आप लोग जानते होंगे। अब पूछा एक और क्वेश्चन इसमें है, ग्राम सभा न्यायालय अधिनियम, ग्राम सभा का जो न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था, इसको केंद्र सरकार ने कब लागू किया था? तो इसको केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया था। ग्राम सभा अधिनियम कब आया था? 2008 में आया था। इसको केंद्र सरकार लागू कब किया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? वो तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। कल बताए थे शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। जब पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अच्छा, पंचशील समझौता में कौन कौन भाग लिए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। अच्छा, बिहार में कुल पुलिस, यही पूछता कि पुलिस जिले कितने हैं? तो पुलिस जिले 40 हैं। अच्छा, दो जो जिले बढ़ जाते हैं पुलिस जिले में, नवगछिया और बगहा, ये दोनों क्या है? पुलिस जिले हैं। जब पूछे कि बिहार का जो 38वां जिला है वो कौन सा है, तो 38वां जो लास्ट जिला बना है वो कौन सा बना है? अरवल बना है। बिहार में कुछ पूछे कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में प्रमंडल की अगर संख्या पूछे तो कितना है? 9 है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। अच्छा, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अच्छा, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 16 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, रॉल्फ फिंच ये किसके समय में भारत आया था? तो ये अकबर के समय में भारत आया था। जो अगर ब्रिटिश दरबार में पहले बार भारत कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। जो जहांगीर के दरबार में आया था, कब आया था? 1615 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ये आप लोग, हम इससे पहले वाला भी वीडियो में बताए थे। इसीलिए आप लोग अगर जो पहले का वीडियो नहीं देखे हो, जाइए और पहले का भी वीडियो देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो भारत के विषय में भी बताया था कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये कितना से कितना था? तो 1 अप्रैल
1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस पर ध्यान दिया गया था? तो प्राथमिक कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस पे आधारित थी? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कोसाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। ये भी पहले का सेट में आया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ये कब से कब तक रहा था? तो फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1351 से लेके और 1388 तक था। इन्होंने क्या लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये फिरोज शाह तुगलक है। और ये कौन सी नीति अपनाया था? तो तुष्टिकरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने राज्य का ब्यौरा रखा था, राज्य की आय का ब्यौरा रखा था, कितना इसका आय हो रहा है। कौन रखा था? फिरोज शाह तुगलक। और ये अशोक स्तंभ को कोसाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं अमृतसर की घटना कब हुई थी? तो अमृतसर की घटना 1919 में हुई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? चंपारण विद्रोह हुआ था। इसके बाद कौन सा हुआ था? अमृतसर की घटना हुई थी। इसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा आप लोग ये सब जानते होंगे अमृतसर की घटना जालियांवाला बाग है। चौरा चौरी कांड जो इसमें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या किया गया? पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था। चंपारण आंदोलन क्या था? बिहार के चंपारण में अप्रैल 2017 में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। और ये मोपला विद्रोह था, ये कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मुस्लिम जमींदारों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म है जो श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छे, तो इसमें अगर जैन धर्म में श्वेतांबर का जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? तो श्वेतांबर का जो नेतृत्व करने वाला था वो स्थलभद्र था, स्थूलभद्र था। और जो दिगंबर का नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? भद्रबाहु था, भद्रबाहु था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग था इस पर किस वंश के शासकों का शासक था? तो कुषाण वंश के शासकों का शासक था। ऑप्शन नंबर सी। रेशम की जन्मभूमि कहाँ माना जाता है? तो रेशम की जो जन्मभूमि है वो कहाँ माना जाता है? चीन को माना जाता है। और जो चीन से निर्यात होने वाला रेशम मार्ग पर कब्जा किसका था? कुषाणों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन है, कुषाण वंश का जो महानतम शासक था वो कौन था? तो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था। अच्छा, ये कितना अगर पूछे कि कितना अनुच्छेद में जो ये कितना अनुच्छेद में दिया गया है, ये कहाँ पे दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 घ के 3 के अंतर्गत पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का अधिकार दिया गया है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि देव देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम था। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या था? तो देवनागरी लिपि का सही में विकास क्रम जो था, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी। मूल रूप से जो था ना, मूल रूप से ब्राह्मणी लिपि भारत के अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है। इसमें सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि मिला, इसके बाद गुप्त लिपि था, इसके बाद कौन था नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो कानेरी की गुफा में। कानेरी की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कानेरी कहाँ स्थित है? तो कानेरी जो है ये महाराष्ट्र में साल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये मुंबई में पड़ता है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी देशमुख सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो जो सरदेशमुखी था वो राज्य का कितना वसूला जाता था? राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था। अच्छा, पूछे शिवाजी क्या थे? महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक थे। मराठा राज्य के अगर संस्थापक पूछे तो कौन थे? शिवाजी थे। अच्छा, अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय जो था वो कौन था? अंतिम पेशवा पूछे तो कौन था? बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जब युद्ध हुआ था तो पानीपत के अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव था। अच्छा, जो ये नादिर शाह था, अहमद शाह अब्दाली, ये नादिर जो शाह था ये कहाँ से था? इसे यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, इस समय जो मराठा राज के पानीपत के जो तृतीय युद्ध में मराठा सैनिक का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सदाशिव राव भाऊ के हाथों में था। सदा सदाशिव राव भाऊ के हाथ में मराठा सेना का असली नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कृष्णा जो महाराष्ट्र के, ये कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी से ये कृष्णा नदी निकलती है। तो ये किससे किससे होकर जाती है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो इनकी हत्या किसके द्वारा किया गया था? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। और 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये किस लिए किए थे? क्योंकि जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जब बग्यावाला हत्याकांड हुआ था उसी में यही ऑर्डर दिया था। इसी के चलते इसको क्या किए थे? जाके ब्रिटेन में गोली मारे थे। अच्छा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन हो रहा था? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विद्रोह में आंदोलन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल संचित क्षेत्र
का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो किस राज्य का कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम जो क्षेत्र है तालाबों द्वारा संचित होता है? तो तमिलनाडु में। अच्छा, उत्तर भारत में जो है किसके द्वारा ज्यादा सिंचाई होता है? तो उत्तर भारत में अगर पूछे, अगर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है? तो नलकूप से होता है। और भारत भारत की जो कृषि है किसको प्रभावित करती है? तो भारत की जो कृषि है ये मानसून से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि ये हनगुल जो है, ये हनगुल कहाँ है? तो हनगुल जो है ये दाची गांव में है। टाइगर टाइगर बाघ कहाँ पाया जाता है? तो बाघ जो है वो सुंदरबन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी इसमें सी, भारतीय सिंह का निवास स्थान कहाँ है? तो भारतीय सिंह का निवास स्थान गिर वन है। और राइनोसोरस कहाँ है? तो काजीरंगा में है। चलिए तो इसमें कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल पर, सॉरी उत्तराखंड में अवस्थित है संतोपथ ग्लेशियर। अच्छा, संतोपथ ग्लेशियर जो है यह सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है किससे किसके बीच में स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है। कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ही क्या है? विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व की सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है, ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। सियाचिन यहाँ क्या है? यहाँ एक सैनिक की छावनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो उल्लेख है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात के लिए किया गया है। अच्छा, हम जानते हैं ये कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वित्त आयोग की संस्तुति है। वित्त आयोग की क्या है? ये सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति की जाती है। वित्त आयोग की जो संस्तुति है ये सरकार के द्वारा सुविधा के अनुसार क्या करते हैं? सरकार उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं? तो मंत्री परिषद से त्याग पत्र करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मंत्री जो है, एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करता है? त्याग देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत वर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को 1935 अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा का 5 वर्षों का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसे कौन भंग करता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे भंग करता है। कल हम लोग देखे थे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे एक बार क्या किया गया था? इसे 6 वर्षों के लिए किया गया था। ये पिछले सेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? अच्छा, तो आसियान का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है? तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना,
आसियान का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की अगर स्थापना पूछे तो आसियान की स्थापना 24 अगस्त, सॉरी 8 अगस्त 1967 में को क्या हुआ था? आसियान की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जो है ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में अफगानिस्तान आसियान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक भारत राज्य को ग्राम पंचायत को गठित करने का अनुदेश देता है? तो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में कहाँ रखा गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। और भाग 4 में लोक कार्यकारिणी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। भाग जो 4 है ये किस पर आधारित है? तो लोक कार्यकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक मार्ग है, एक मार्ग क्या है? तो ये गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। केंद्र सरकार द्वारा ये एक योजना है जो कृषि अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंधित उत्पादनों पर एक मार्ग की मुहर लगाई जाती है 1937 के अंतर्गत, और ये केंद्र सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, भारतीय मानक ब्यूरो जो है BSI, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है और यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। यह जनजाति जो है वो कहाँ? अंडमान और मध्य अंडमान, ये दक्षिण और मध्य अंडमान के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। अच्छा, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। और इसके भील के बाद कौन सी जनजाति है? तो गूंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा है वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात कितना तारीख को बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन पूछा है। कुछ कितना देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचक अगर मंडल पूछे कि निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचक मंडल की चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। लेकिन अगर यह पूछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 55 के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में, और इनकी प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में अनुच्छेद 55 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकृत कच्ची सामग्री पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो कौन सा इसमें? आधारभूत और उपभोक्ताभूत, ये किसमें है? ये कच्ची सामग्री पर आधारित वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्थापित किया गया था। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा
अगर पूरा पूछे तो कहाँ से स्थापित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मांग निक्षेप निक्षेप कहा जाता है। अच्छा, भारत भारत का जो प्रथम व्यवसायिक बैंक कौन सा था, तो अवध व्यवसायिक बैंक था। अवध व्यवसायिक बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और भारत का सबसे अगर पुराना बैंक पूछे तो कौन सा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1865 में हुई थी। और पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक जो है वो कौन सा था, तो पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघटीय बजट से है, तो किसका संबंध जो है संघटीय बजट से है, तो कटौती प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कटौती प्रस्ताव है, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। इसमें कटौती का ही मांग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये निंदा प्रस्ताव है। ये सरकार की अगर पूर्ण दोष नीतियों को, अगर सरकार की अगर पूर्ण दोष नीति है उसके विरुद्ध ये पूर्ण दोष नीतियों को सुधार के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव है, अगर किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है, तो पद्म पुरस्कार के लिए बिहार के 3 हस्तियों को चुना गया है। ये किसको किसको मिला है, तो सुभद्रा देवी, ये मधुबनी थे, ये परमेशी कला मधुबनी से हैं। ये आनंद कुमार जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और कपिल देव प्रसाद ये हस्तकरघा कपड़ा के क्षेत्र में हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मुद्रा अवमूलन का परिमाण क्या है, तो मुद्रा अवमूलन का जो परिमाण है वो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार के लिए मुद्रा अवमूलन लाया जाता है। अच्छा, मुद्रा अवमूलन जो है वो भारत में कितना बार हुआ था, तो भारत में ये 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था, तो 1949 में किया गया था, 1966 में किया गया था, और 1991 में किया गया था। अच्छा, मूल्य अवमूलन का अर्थ क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा कम करना, इसे क्या कहते हैं, मुद्रा अवमूलन कहते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, आयात कम करना और निर्यात बढ़ना ही क्या कहता है, भुगतान संतुलन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की जो संख्या है वो कितना है, 20 है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। एग्रो इकोनॉमिकल जो जोन है, इकोलॉजिकल जोन, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो तिब्बत की पठार को समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। तिब्बत स्थित जो पमीर का पठार है वो विश्व का छत कहा जाता है। विश्व का छत किसे कहा जाता है, पमीर के पठार को कहा जाता है। और जो तिब्बत है ये चीन के अधीन स्वायत्त प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो भारत में केवल जो सतपुरा की पहाड़ी है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर अजंता की पहाड़ी जो है वो क्या है, एक ही राज्य में फैली हुई है, ऑप्शन नंबर बी। और ये अजंता की पहाड़ी कहाँ फैली हुई है, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। और अजंता की पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित जो है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्वी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहते हैं। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित देशों में से
मुद्रा का कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इटली का जो मुद्रा, ये क्या है, यूरो नहीं है। इटली का जो मुद्रा है वो लीरा है। बाकी सबकी मुद्रा सही है। बुल्गारिया लेवा है, अल्बानिया की लेक है, और मल मलदोवा को ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब निम्नलिखित दाब हिंद महासागर में याऊ का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। जिसके कारण क्या प्रभावित होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए। मई जून में जो चलने वाली गर्म हवा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में जो अधिक बारिश जो होती है वो किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? उत्तर, पश्चिम और पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात और महाराष्ट्र भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। अगर कपास का उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात और महाराष्ट्र है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कपास का अगर पूछा जाए कि जन्म भूमि किसको माना जाता है? कपास का जो जन्म भूमि है ये भारत को ही माना जाता है। कपास का जन्म भूमि है ये किसको माना जाता है? तो भारत में ही कपास को जन्म भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमटी बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अलमटी परियोजना है ये उत्तर कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अगर भारत में पूछे कि सबसे अंत में अगर सूर्यास्त कहाँ होता है, तो सबसे अंत में सूर्यास्त गुजरात में होता है। और भारत के पश्चिम और पूर्वी देशांतरों के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। इसके चलते इनमें क्या है, इनमें सूर्य के अस्त और सूर्य के मीन्स उगने और अस्त होने के समय में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो विश्व कौन से? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ये कब हुआ था? तो अगस्त 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले विश्वविद्यालय का लॉस एंजल्स, ये कहाँ है? यूएसए में है। यहाँ पे पहले विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, जो जून 2020 के 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, बिहार में कहाँ पे है योग विश्वविद्यालय? तो बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रिस्कन ब्रॉन्ट है, ऑप्शन नंबर बी। और रिक्सन ब्राउन की एक और पुस्तक फेमस हम लोग देखते हैं, 7 खून माफ, ये किसका है? इन्हीं का है, द ब्लू अम्ब्रेला, इन्हीं का बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 29 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में 33% सीट आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो ये 128वां संविधान संशोधक विधेयक है। इस महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदना बिल का, नारी शक्ति, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नारी शक्ति वंदना, नारी शक्ति वंदना विधेयक ये
नारी शक्ति बंधन विधेयक है ये 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट जीता था? तो किसको हराकर जीता था? तो श्रीलंका को हरा कर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न अभिक्रियाओं में स्थापित अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये कॉपर सल्फेट है। ये आयरन से क्या होता है? तो इसको फेरिक सल्फेट बनाता है। इसमें क्या है? कॉपर को विस्थापित करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है। तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। अच्छा, चावल गर्म जलवायु प्रदेशों का एक मुख्य फसल है जो दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन जैसे देशों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये मनीला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ अधिक विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो क्या है, सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के क्या है, आसपास के क्षेत्रों में ही ये पाया जाता है। कौन सा वन है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारी मशीनों में संदेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में जो है ये संदेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ग्रेफाइट है ये क्या है? षटफलीय संरचना की होती है। ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ये षटफलीय संरचना की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। स्पंज क्या होता है? तो स्पंज ये जीव होता है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आस्टिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। तो जल जो है कब ऊपर से होकर बहने लगेगा? तो 4 डिग्री के ऊपर गर्म किया जाएगा तब भी बहने लगेगा, और 4 डिग्री के नीचे जाएगा तब भी बहने लगेगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जल का घनत्व हो जो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम होता है। इसके कारण जो जल का आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? न्यूनतम होगा। और जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करेंगे तभी इसका बहने लगेगा, क्योंकि उसका क्या है? आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य जो भूमंडलीय तापमान का मुख्य वृद्धि किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी। और CO2 गैस क्या है? पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है। CO2 गैस और पृथ्वी के ऊर्जा को क्या है? वायुमंडल में जाने से रोकता है। CO2 गैस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। केसुरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःपर्दपेयी जलीय बहुत सी दवाओं को डैश का निर्वासीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन निभाती है? यकृत निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। लैंप की बत्ती में तिल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? तो ये किसकी क्रिया परिघटना के चलते ऊपर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो किस नली में जो द्रव की ऊंचाई जो है ये किस नली के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो स्याही पेपर पे जो हम लोग स्याही के द्वारा जो लिखते हैं, किस पे? ये भी किसके किसी तत्व के ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना में क्या क्या होती है? तो
आरएनए और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन का उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। यक्ष्मा के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावित करती है? तो रिफेम्पियन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। जब क्षारीय प्रकृति की एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। जब क्षारीय प्रकृति की कोई रसायन है, इसको हल्दी के लेप में मिलाने से ये लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्षारीय विलयन क्या करता है? फिलैंथेलिक के गुलाबी लिटमस को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बात क्या है? गलत है। ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो ये सही बात कह रहा है, तो इसमें पूछा कि सही नहीं है। अच्छा, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ये भी बात सही है। आयतन और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग में प्रभावित नहीं होता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? तो किसको दी गई है? तुलसी को शासकीय भारत उपमा की दी गई है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम ऑसिमस है, ऑसिमस है, ऑसिमस सेक्टम, ऑसिमस सेक्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है कि ये किस प्रकार का है? ये तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तो अगर पूछे जैव विकास कल्पना के जनक कौन है? तो एमपी डुप्लीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इसमें डैश का प्रभाव होता है। इसमें किसका प्रभाव होता है? तो कोशिका भीति का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वथन होता है, क्वथन क्या होता है? तो एक निश्चित तापक्रम पर क्वथनांक जो होता है एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथनांक जो एक निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं उस बिंदु का। और गलन बिंदु जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। जिसे में जल का हम लोग जानते हैं कि जल का कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है जल का? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। नाइट्रोजन से एक बीटा उत्सर्जित करने पे तो हम लोग जान रहे एक क्रमांक में थी बढ़ जाएगा, तो इस किसमें बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हो जाएगा। एक जिसमें जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 पे कौन आता है? तो मैग्नीशियम आता है और इसका परमाणु भार यही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलती है? तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा यह क्या है? गलत है। उसकी तापीय ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम किसकी होती है? लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लेंस की जो फोकस दूरी है ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये जो फोकस दूरी है ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है।
अच्छा, एक पूछा था कि गर्मियों के मौसम में लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है तो क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाता है तो घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। और ठंडी के मौसम में लंबाई घटता है तो आवर्तकाल घट जाता है और घड़ी क्या होती है? तीव्र चलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक ये विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों को बताइए। तो ये किसके द्वारा बताया? तो ऑप्शन जो ए दिया है यहाँ पे क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। इसे वोल्ट मीटर और यहाँ पे अमीटर को मापा जा रहा है। वोल्ट मीटर और अमीटर के का उपयोग किसके किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित अस्पष्ट होता है उसे विद्युत धारा से बल्ब का जलना। इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सजीवों के संदर्भ में टेरिडाफाइट एक वर्ग है। तो सजीवों के संदर्भ में टेरिडाफाइट क्या है? एक प्लांटी वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है? इसकी विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो इसकी विद्युत ऊर्जा की अगर खपत निकालनी है हम लोग को तो हम लोग क्या कहते हैं? V इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे सब दिया हुआ है। V है 220 वोल्ट, आई है कितना? 0.2 एम्पियर और धारा है 10। इसको गुणा करिएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? तो 26,400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज हम लोग ये 75 क्वेश्चन की जीके जीएस को श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए कि जिसका भी एग्जाम है एग्जाम अच्छा जाए और आप लोग डेली एक सेट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।